हाल ही में सीएनटी एक्ट का 117 वर्ष पूरा हो चुका है, तो इसका क्या हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस है डिटेल में बात करूंगा। झरिया मास्टर प्लान अभी न्यूज में है और सेंटर ऑलरेडी इसके अप्रूव कर चुकी है, तो इससे रिलेटेड जो है से आर्टिकल है, तो डिटेल में इसको भी डिस्कस करूंगा। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो का डेटा निकल कर आ रहा था झारखंड के पर्सपेक्टिव में, तो इसको भी डिटेल में बात करने वाला हूं। झारखंड स्थापना दिवस समारोह अभी होने वाला है, तो उससे रिलेटेड न्यूज एंड आर्टिकल देखने को मिलेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, स्पोर्ट्स है और बहुत सारे शॉर्ट न्यूज आज के लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो जोहार फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स गराज झारखंड। आप है मेरे साथ 13 नवंबर 2025 के झारखंड करंट अफेयर्स के डिस्कशन में, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज भी कवर कराया जाएगा। ये लेक्चर आपको जेपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और जेसीसी के वेरियस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। क्लास काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। लेट्स गियर अप। आज इतना सारा चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, और एट द 11th आवर वाला कॉलम में आज जो झारखंड जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट था 2023 का, उसका डेटा जो है डाला गया है। ठीक है, तो उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, एट द 11th आवर में एक टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करता हूं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक माइंड बूस्टर देख लीजिए। फोकस ऑन द गोल, नोट ऑन द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब होता है प्रॉब्लम, बाधाएं। ठीक है, रोड़ा। तो जब आप लोग कोई काम करने चलिएगा तो बहुत सारा रोड़ा आएगा, और आजकल तो स्टूडेंट को बहुत सारा जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। सोसाइटी ताना मारती है कि तुम्हारा जॉब नहीं हो रहा है, किसी किसी का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है, और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, आपको जो है अर्जुन की तरह रहना है कि मछली का क्या दिखना चाहिए, तो पंख नहीं दिखना चाहिए, बॉडी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको आंख दिखना चाहिए। अपने गोल पे फोकस कीजिए। बहुत सारा आप लोग आसपास ऐसे न्यूज सुनते होंगे कि लोग जो है कैसे कैसे प्रॉब्लम में रहते हुए भी अपना गोल के अचीव कर लेते हैं। तो वह इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को काम रख पाते हैं। ठीक है, अपना प्रॉब्लम जो आ रहा है उसको जो है हैंडल करते हुए जो मेन जो मछली का आंख है उस पर जो है नजर गड़ाए रहते हैं। वो तो हमको अचीव करना ही है, तो बीच में भटकिए मत। ठीक है, जहां आपको जाना है उसके लिए पूरा एकदम डटे रहिए, तभी आप लोग अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो आएगा, रास्ता में चलिएगा तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन सबको जो है आपको हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपना गोल पर फोकस करना है। ठीक है, और कैसे हैंडल करना है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ कहा जाता है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। अगर आप जितनी चाह जाइएगा आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी देख सकते हैं भारत की राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा और जोर लगाइए। ठीक है, ऑब्स्टेकल को लाइफ में अपना मंजिल का रोड़ा नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, उस पर चढ़ के निकल जाना है। तो चलिए आज का इसी मोटिवेशन कोट के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सीएनटी एक्ट इन्फोर्समेंट डे, यानी कि जो सीएनटी एक्ट का स्थापना हुआ था 11 नवंबर को हुआ था, याद रखिएगा। तो इस दिवस को भी मनाते हैं। वर्ल्ड निमोनिया डे होता है, डे सेलिब्रेट करते हैं 12 नवंबर को। और वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है सेलिब्रेट करते हैं 13 नवंबर को। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। ठीक है, तो आजकल लोगों में ज़्यादा दयालुता नहीं है। ठीक है, क्रूर हो गए हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर जो है काइंडनेस भी लाइए, लोगों के प्रति जो है कुछ भाव रखिए। ठीक है, कोई हेल्प कर सकें, उतना ज़्यादा लोगों पर गुस्सा ना करें। ठीक है, चीज़ों को लेकर हल्का सा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कट्टा और बंदूक नहीं निकाल लें, तो काइंडनेस हल्का रखिए। देख के दूसरों का जो है आपके दिल में जो है ममता जागना चाहिए, उससे रिलेटेड यह डे है। तो तीनों को याद रखिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट डे मुझे डिस्कस करना है वह है नेशनल एजुकेशन डे, जो कि 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिएगा, ये जो नेशनल एजुकेशन डे 2025 है, उसे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे डाला हुआ है। तो हम लोग क्यों मनाते हैं, तो मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, अब्दुल कलाम नहीं बोल रहा, मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी है 11 नवंबर को, इसीलिए जो है नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। और ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं 1947 से लेकर 1958 तक। डेट इनका याद रखिएगा कि क्या इनका टेन्योर था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। ठीक है, इनको जो है अब्दुल कलाम आज़ाद से मत कंफ्यूज कीजिएगा। एपीजे अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन जो अब्दुल कलाम आज़ाद है उनसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, ये दूसरे वाले हैं। ठीक है, तो उनका बर्थ एनिवर्सरी हम लोग नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। पहली बार जो है मनाए थे 2008 में नेशनल एजुकेशन डे, इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। 2025 का थीम रखा गया है एआई इन एजुकेशन। आजकल एआई से क्या क्या काम हो रहा है, इसको आप लोग अच्छे से भी यूज कर सकते हैं, बुरे से भी यूज कर सकते हैं। मैं एआई का थोड़ा बहुत हेल्प भी लेता हूँ लेक्चर को प्रिपेयर करने में, तो आप लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, चीज़ों का अच्छे से आप लोग यूटिलाइजेशन करने आना चाहिए। समाज में हर एक चीज़ आपको मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसका आप लोग कैसे यूटिलाइज करना है कि आपके लिए वो फ्रूटफुल हो, आपको देखना पड़ेगा। प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेटेशन। ठीक है, आज जो है हम लोग बात करते हैं कि जो ह्यूमन एजेंसी है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है ऑटोमेटिक हो गया, कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो इसका थीम रखा गया है 2023-25 के लिए, इसको आइडिया रखिएगा। और 2025 जो है मार्क करता है 137वां बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, मौलाना आज़ाद का, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस समय जो है 137वां जो है बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एज नेशनल एजुकेशन डे। चलिए, इनके बारे में कुछ कुछ और जान लीजिएगा कि 1923 में दिल्ली में पहली बार यह कांग्रेस यानी कि आईएनसी के सदस्य बने, और यह यंगेस्ट थे, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले
सदस्य बोला क्या, अध्यक्ष, सदस्य नहीं अध्यक्ष। अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और सबसे लंबे समय तक भी जो है से यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1940 से 45 तक। ठीक है, ये दूसरी बार बने थे, पहली बार दिल्ली में और दूसरी बार कहाँ बने थे भाई, तो किसी को सबको तो याद होगा, रामगढ़, जो कि दामोदर रिवर के किनारे हुआ था ना, याद है ना, सब पढ़े होंगे आप लोग स्टैटिक जीके में। तो 1940 से 45 तक यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे लगातार, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी। ठीक है, 1940 में कांग्रेस मतलब हुआ था सम्मेलन, सेशन बोलते हैं, सम्मेलन बोलते हैं, सेशन बोलते हैं 1940 में रामगढ़, जिसको भी याद रखिएगा। भारत रत्न अवार्ड इनको क्या किया हूँ, भारत रत्न अवार्ड जो है इनको 1992 में दिया गया पोस्ट ह्यूमसली। अब एक ऐसे पर्सन थे जो कि भारत रत्न लेने से ये इनकार कर दिए थे, इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा। तो बाद में पोस्ट ह्यूमसली जो इनको दिया गया भारत रत्न। ठीक है, क्या नोबेल प्राइज जो है मरणोपरांत दिया जा सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए यस और नो में। ठीक है, हाथ नहीं दुखेगा, जरा टाइप कीजिए। इनका एक इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये मौलाना कलाम आजाद के बारे में जो है कुछ कुछ जानकारी है, याद रखिएगा। क्यों डे सेलिब्रेट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनका जीवनी रहा है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स आवर नेशन, ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो एजुकेशन इतना बड़ा टॉपिक है, इसको क्या बनूं, इतना सारा मैं चीज़ डाल दिया हूँ, लेकिन बहुत सारा चीज़ अभी भी इसमें बाकी रहेगा। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे इंपॉर्टेंट है समझिएगा कि जो ब्लूप्रिंट इसका तैयार किया गया था मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, वो किया गया था वुड डिस्पैच के द्वारा, जो कि 1854 में लाया गया था। इसको याद रखिएगा। ये क्यों लाया गया था, अंग्रेजी शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता था, कि लोगों को जो सोसाइटी में एजुकेट करना है, तो उसके लिए जैसे वुड डिस्पैच लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो इसको बारे में आप लोग याद रखिएगा। वुड डिस्पैच लाया गया था 1854 में। किसके टेन्योर में लाया गया होगा, ऑब्वियसली यह लॉर्ड डलहौजी के काल में लाया गया होगा। ठीक है, याद तो होगा ना आपको। उसके बाद देखिए यह 42वें संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में, जिसके बाद क्या हुआ कि एजुकेशन को यूनियन लिस्ट से हटाकर जो है कंकरेंट लिस्ट में इसको कर दिया गया था। कंकरेंट लिस्ट जो है क्या होता है कि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों जो है मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो वो जो है पहले ये सेंटर में था, लेकिन अब जो है ये इसको कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया, लेकिन दोनों का जिम्मेदारी है, सेंटर भी इस पर काम करेगा और स्टेट भी। ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड जो है बहुत सारा प्रोग्राम बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब होता है। और उसके बाद देखिएगा कि इंडिया में अब तक कितने बार एजुकेशन पॉलिसी लाया जा चुका है, तो 3 बार लाया जा चुका है, याद रखिएगा। 1968 में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था, सेकंड पलट दीजिएगा 68 को, 86 आ जाएगा, और जो लेटेस्ट है वो है 2020 का, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसके बारे में याद रखिएगा। 3 एजुकेशन पॉलिसी जो है झारखंड में भारत में अब तक आ चुका है। ऐसे ही ना कभी कभी बोलकर निकल जाता हूँ, 1-2 पॉइंट्स तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। देखिए, एजुकेशन को जैसे फंडामेंटल राइट बनाया गया है आर्टिकल 21 के ए के तहत। आर्टिकल 21 क्या बात करता है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो इसमें जैसे 66 संविधान में संशोधन किया गया, एक नया आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया। ठीक है, तापस मजुमदार कमेटी का रिकमेंडेशन था। ठीक है, 1999 का। उसके बाद वैसे सारा काम किया गया था, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, इसको फंडामेंटल ड्यूटी से बनाया गया आर्टिकल 51A क्लॉज नंबर के। ठीक है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो 11 है। ठीक है, क्या है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, 11। तो जे पढ़े हैं कितना, 10, और के 11। तो के सबसे बाद में जोड़ा के, याद रखिएगा। तो के यही बात करता है कि फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स का भी, कि बच्चों को एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड कराना है। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी भी इसको बना दिया गया है, जो कि गार्जियन को जो है निभाना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है। तो के 11 याद रखिएगा। टोटल फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11 है, और टोटल फंडामेंटल राइट जो है कितने हैं, तो वह 6 हैं। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। अब देख लीजिएगा, ये डिस्को जैसे स्टेट, ठीक है, स्टेट का भी ड्यूटी है। स्टेट करने का मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों होता है। तो स्टेट का ये जैसे ड्यूटी होता है, डीपीएसपी में पढ़े होंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो ये जो है डीपीएसपी में 41, 45 और 46, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल में हो जाएगा, बहुत सारी चीज डिस्कस करने के लिए है। तो डीपीएसपी का भी इसको पार्ट बनाया गया है। स्टेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को एजुकेट करे। बाकी आर्टिकल 30 यहाँ पे देख लीजिएगा, या माइनॉरिटी को के बारे में बात करता है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यानी कि आप लोग ना अपने धर्म से रिलेटेड जो है संस्था, मतलब एजुकेशन, मतलब शिक्षा दे सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 जो है आपको आज़ादी देता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखिएगा। राइट टू एजुकेशन को जो है क्या किया गया, तो एजुकेशन है उसको जो है एक्ट भी बनाया गया था, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। 4 अगस्त को 2009 को इसको पास किया गया था, लेकिन फाइनली 1 अप्रैल 2010 को जाकर इसको लागू किया गया था। इसके बारे में याद रखिए, क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट से, इसको पास किस दिन किया गया था और इसको इंप्लीमेंट यानी कि एक्ट कब बना था। ठीक है, सॉरी, इंप्लीमेंट कब किया गया था, दोनों क्वेश्चन बन सकता है, दोनों को पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
और देख लीजिएगा जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था आरटीई को लेकर वो जो है से रामामूर्ति कमीशन था ना 1990 का, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है से 4 भी बात करता है एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन जो है से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबको इसको जो है से अचीव करने का बात करते हैं, चाहे वह हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। यहाँ पे देख सकते हैं हम कितना जो है काम किया गया है टाइम टू टाइम एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है तो क्या है, आदमी जो है जानवर के बराबर है। तो जब तक आप लोग इसको एजुकेशन नहीं देते हैं, हेल्थ नहीं देते हैं, ठीक है, एजुकेशन हेल्थ और नहीं रहेगा तो क्या वह जो है सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बन पाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन बन पाएगा, कभी जैसे देश के लिए वह कुछ नहीं कर पाएगा, बस वह बॉडी रहेगा, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ देख लीजिएगा, एजुकेशन रिलेटेड इतना सारा चीज़ डाल दिया एजुकेशन डे के उपलक्ष्य में, तो ये भी आपके साथ बोनस हो गया, तो इसको भी देखते चलिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे सीएनटी एक्ट, जो कि मैं बार बार बात कर रहा था, सीएनटी एक्ट 1908 के बारे में। तो सीएनटी एक्ट जो लागू किया गया था वो 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था और इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, खाका जिसको आप लोग बोलते हैं, ड्राफ्ट, वह जॉन हैफमैन के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। ब्लूप्रिंट तो समझते हैं ना, अभी मैथिली ठाकुर जैसे लेकर इसको न्यूज़ में थी ब्लूप्रिंट को लेकर। देख लीजिएगा यहाँ पे 117 जो है एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, जो कि इंप्लीमेंट किए थे सीएनटी एक्ट को 11 नवंबर 2025 को मनाया जा रहा है। 117 साल हो चुका है जब से इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ये एक्ट जो है रिसीव किया गया था एसेंट, जो कि गवर्नर जनरल से मिला था अक्टूबर 28, 1908 को। तो गवर्नर जनरल से इसको एसेंट कब मिला था, तो 29 अक्टूबर 1908 से इसको जैसे एसेंट मिला था, सहमति मिला था और 11 नवंबर जो है लागू किया गया था 1908 को। तो आइडिया रखिएगा, लॉर्ड मिंटो सेकेंड, ठीक है, उनके द्वारा एसेंट मिला था। गवर्नर जनरल का अगर याद रखना हो तो भी आप लोग याद सकते हैं। फादर जॉन हैफमैन जो है ब्लूप्रिंट इसका तैयार किए थे, जो कि बिल्कुल कार्बन कॉपी है बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 का। तो क्वेश्चन डाल देगा कि यह किसका कार्बन कॉपी है, ईमेल आप लोग करते होंगे तो वहाँ पे सीसी रहता है ना, सीसी बीसीसी ये सब होता है। तो कार्बन कॉपी मतलब एग्जैक्ट कॉपी आपको देखने को मिलेगा कि यह जो है बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 का यह कॉपी देखने को मिलेगा और इसको जो है संविधान के 9वां शेड्यूल में लिस्ट भी किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस एक्ट में देखिएगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है जेसीसी में कि कितना चैप्टर्स हैं, जेसीसी या जेपीसी दोनों में बन सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी इसमें भी आ जाते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जेपीसी में और छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 19 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स कहने का मतलब यहाँ पे अध्याय हैं और 271 जो है सेक्शन है, मतलब धाराएं हैं। इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर क्लियर होना चाहिए। इसको जैसे अब तक 57 बार हम लोग अमेंड कर चुके हैं टाइम टू टाइम कि क्या लोगों के लिए प्रॉब्लम था। संविधान में भी होता है ना भाई, संविधान बनाने वाले शुरू में संविधान बना दिए जो उस समय सिचुएशन था, लेकिन टाइम टू टाइम जो है बहुत सारा चीज़ चेंज होते रहता है, तो उसके साथ जो है हम लोग को भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है, समय के साथ सबको चलना पड़ता है। तो इसको भी 57 बार जो है संशोधन किया जा चुका है, जो कि नोटेबली आप लोग देखिएगा तो 1929 का है, 38 है, 47 है, 48 है और उसके बाद 69 है। तो बहुत बार जो है इसमें संशोधन अब तक किया जा चुका है, 57 टाइम। देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि इसे एक बना दिया गया है, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार किया गया है 108 पेज का, ठीक है, कितना पेज का, 108 पेज का। 108 से कुछ याद आ रहा है, मलुटी में जो दुमका में है, मलुटी में पहले 108 जो है मंदिर थे, ऐसे याद रखिए कनेक्ट करके। तो 108 पेज का रिपोर्ट है सीएनटी एक्ट पर, जो कि तैयार किसके द्वारा किया गया था, रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है मोराबादी में देखने को मिलेगा, रांची में, और इसके स्थापना 1953 में किया गया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखिएगा, ये झारखंड का एकमात्र ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस पर जो है हाईलाइट करता है कि क्या इसका हिस्ट्री है, क्या इसका स्कोप है, ट्राइबल रिलेटेड लैंड इश्यू के बारे में यहाँ पे बात करता है और इसका मेथोडोलॉजी यानी कि अध्ययन की विधि, ठीक है, ये सब के बारे में यहाँ पे बात करता है, ठीक है। तो इस रिलेटेड क्या जो है पब्लिश किया गया है, ये भी याद रखिएगा, रिपोर्ट रामदयाल मुंडा जनजातीय संस्थान के द्वारा। देखिए एक्ट क्या बात कर रहा है, जैसे बोला था कि एक्ट आखिर है क्या, तो बेसिकली इतना आप लोग समझ लीजिएगा इन अ नटसेल कि कोई भी अगर ट्राइबल लैंड है, ठीक है, यानी कि कोई आदिवासी जमीन है, तो उसको नॉन ट्राइबल पीपुल को हस्तांतरित करने से या जो है रोक लगाता है, ठीक है। और जो ट्राइबल अलग अलग होता है ना कि सिर्फ लैंड का मतलब जो है दूसरों को देना, यानी कि नॉन ट्राइबल लोग हैं उनको देने के लिए सब रोक नहीं लगाता है। जो ट्राइबल लोग हैं उनको लैंड राइट को भी जो है ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पता चला कि कोई जो है गलत तरीके से उनका जमीन जो है लूट ले रहा है, तो इस तरह से चीज़ों को भी वह रोकता है। अंटिल द इंटरफेरेंस ऑफ डीसी, अगर इस तरह का हस्तांतरण होता है तो वहाँ पे डिप्टी यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर है उनका परमिशन यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डीसी का परमिशन रिक्वायर्ड है अगर कोई नॉन ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल पीपल को ले रहा है तो, ठीक है। ये नूर छोटा नागपुर में, साउथ छोटा नागपुर में, कोल्हान में और पलामू डिवीजन में जो है आपको देखने को मिलेगा। और संथाल परगना में आपको अलग एक देखने को मिलेगा, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ठीक है, एसपीटी एक्ट, जो कि 1949 का है, ठीक है। उसमें 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं।
अब देखिएगा तो ये जो एक निकल कर आया था, ठीक है, वो कहाँ से निकल कर आया था, तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट हुआ था 1895 से लेकर 99 तक, जो कि सीरीज ऑफ रिवोल्ट था, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसका क्यों हुआ था, क्या कारण था इसका, तो एबोलिशन ऑफ लैंड ऑनरशिप सिस्टम, जिसको खुदकट्टी बोलते हैं। खुदकट्टीदार आप लोग समझते हैं, खुद समझाता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल तो नहीं बोलूँगा, ये जैसे थोड़ा सा टर्म आप लोग समझिएगा कि खुदकट्टीदार क्या होता है। तो एक ऐसा मतलब खुदकट्टीदार एक ऐसा आदमी जिसका अपना लैंड हो, ठीक है, जो लैंड उसका हो, तो उसको खुदकट्टी बोलते हैं। उसका ओरिजिनल राइट है कि वो जो है से उसका मतलब जमीन का ओनरशिप उसके पास है, तो उसको खुदकट्टी बोलते हैं, ठीक है। इस पर मैं देखिएगा, तो खुदकट्टीदार का जो लैंड था उसको छीना जा रहा था, फोर्स लेबर कराया जाता था, बलात्सर्म जिसको आप लोग बोलते हैं, कल्चरल रिलीजियस मैटर में जो है से इंटरफेयर किया जा रहा था, और लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा था, यानी कि भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था, आदिवासी लैंड को जो है हड़पा जा रहा था। ये सब अलग अलग लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जमींदार भी से मिल जाते थे, अंग्रेज हैं, साहूकार हैं, ये सब अलग अलग तरह से मिल के जो है से सबको जो है से आदिवासी लोगों को पीस रहे थे, जिसके चलते जो है से बिरसा मुंडा रिवोल्ट देखने को मिला था। और इसका जो है से बाद में जो है से परिणाम ये हुआ, बिरसा मुंडा जी को अभी देख रहा था मैं यहाँ पे 1900 फरवरी 1900 में उनको जो है गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। बाद में उनको 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में उनका जो है देहांत हो गया था, ठीक है। हैजा सा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जहर दिया गया था, एग्जैक्ट जो है रीजन क्लियर नहीं है। तो इस रिवोल्ट का जो है रिजल्ट था कि सीएनटी एक्ट 1908 को जो है लाना पड़ा, ठीक है, अंग्रेजों को, जो कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा करता है, उनका लैंड को, जो ट्राइबल लैंड हाउस नॉन ट्राइबल लोगों को जो है हस्तांतरित करने से रोकता है। तो दिस इज बेसिकली सीएनटी एक्ट अबाउट, ठीक है। तो समझिएगा सारा चीज, सारा चीज हो गया। ये जो है से हाँ, यहाँ पे मैप देख लीजिएगा, इसको बात किया जा रहा था उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये सारा कोल्हान है। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर इधर से कर लीजिए, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर इधर से कर लीजिए, कलर ले लेना था अलग अलग। उसके बाद यहाँ पलामू डिवीजन, ये सब देख लीजिएगा। तो 4 तो इधर से कवर इसके द्वारा कर लिया गया सीएनटी एक्ट का। और उसके बाद एक जो बच गया इधर को संथाल परगना डिवीजन, उसमें स्पीटी एक्ट लगता है ना, ध्यान रखिएगा, 1948 का, 1949 का। समझ के कहाँ कहाँ पे लागू है, सारा चीज़ डिटेल में सीएनटी एक्ट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये न्यूज़ में था, ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। और अभी इसको लेकर आंदोलन हुआ था, जब सीएनटी डे 117वां मतलब वर्षगांठ मना, तो आदिवासी लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रूल रेगुलेशन बना दिया जाता है तो इसका अच्छे से पालन होता है, अच्छे से पालन नहीं होता है। बहुत सारा जो है से माल प्रैक्टिस इसमें भी अब देखने को आपको मिल जाएगा, मिस एप्रोप्रिएशन देखने को मिल जाएगा। लोग जो है से रूल को बाईपास करके गलत तरीके से आदिवासी का जमीन लेते हैं या फिर उसको हड़प लेते हैं, ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा, जिसके चलते इसका लेकर विरोध भी किया जा रहा था अभी हाल में। डिटेल में समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे जो जीईआर यानी कि जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो था, उसका डेटा यहाँ पे मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। झारखंड जीके में आप लोग पढ़े होंगे स्टैटिक क्वेश्चन, वहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग करेक्ट करते चलिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो स्टैटिक वाला आंसर है मत लगाइएगा, क्योंकि नया डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। देखिएगा यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में बात किया जा रहा है, जो झारखंड के स्कूल्स हैं प्राइमरी लेवल पर, वो जैसे 26:1 है। कहने का मतलब है कि 26 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है, जबकि बोला जा रहा था कि झारखंड जब स्थापना हुआ था उसमें ये 91 जैसे बच्चों पर एक शिक्षक थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, अगर यहाँ पे लोड टीचर पर कम पड़ेगा तो एजुकेशन अच्छे से वो प्रोवाइड करा पाएंगे स्कूल में। और टीचर को ना पढ़ाने को छोड़कर ना और बहुत सारा काम दे दिया जाता है, इलेक्शन कराना है, जनगणना कराना है, खिचड़ी खिलवाना है, तो बहुत सारा काम उनको जो है दे दिया जाता है। तो पढ़ाने के अलावा बहुत सारा उनको काम करना पड़ता है, तो बर्डन काफ़ी ज़्यादा टीचर लोग पर रहता है, तो बर्डन धीरे धीरे यहाँ पे कम हुआ है। मिडिल स्कूल्स का यह डेटा आप लोग देखिएगा, मिडिल स्कूल्स में, मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल मतलब 1 to 5, मिडिल स्कूल मतलब 6 to 8, तो यहाँ पे 23:1 का रेशियो, यानी कि 23 बच्चों पर जो एक शिक्षक है, पहले 29:1 का रेशियो था। हाई स्कूल्स में यह डेटा देखिएगा तो ये थोड़ा सा जो है से थोड़ा कम है, ज़्यादा कम नहीं है, 30:1 देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले जैसे 32 पर 1 थे 2000 में, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट जैसे आपको देखने को मिलेगा। और +2 में देखिएगा, हाई स्कूल मतलब 9th and 10th, ठीक है, 9th and 10th, मिडिल स्कूल मतलब 6 to 8। उसके बाद +2 स्कूल्स में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जाइएगा, यानी कि 11 12 सब में देखिएगा, तो ये रेशियो जो है इंक्रीज हुआ है, कि पहले जो है 47:1 थे, लेकिन अब जो है 41 बच्चों पर जो है एक शिक्षक है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है से यह गड़बड़ बात है, ठीक है। पहले जो था से मतलब देखा जाए तो एक शिक्षक पर 41 बच्चे थे और 47 हो गए, तो ये थोड़ा सा जैसे डेटा जो है से इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है तो ये अच्छा बात नहीं हमारे लिए, यह बुरा बात है कि जो है टीचर पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो ये सब डेटा यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। बाकी यहाँ पे ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो अगर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे नज़र डालिएगा, जिसको शॉर्ट में GR बोला जाता है, तो ये इंक्रीज हुआ है 4%, उसके बाद 45% और 47% देखिएगा प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में और +2 हाई स्कूल्स में यह डेटा देखने को मिलेगा कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है से बढ़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था JSSC में कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है से सबसे कम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वह सब देखने को मिला था आपको हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है। कि 10th के बाद जो नामांकन होता है, सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं, कितना लोग जो है से एडमिशन करवा रहे हैं, तो 10th के बाद बहुत लोग जो है से कॉम्पिटिशन कराते थे, क्योंकि ऐसे ही पता होगा लड़की लोग को तो लोग भेजना बाहर में चाहते नहीं हैं, और कुछ लड़के जो है से पढ़ाई लिखाई जो है से छोड़ छाड़ ही देते हैं, और जो कुछ थोड़े बहुत बचते हैं वही जो है से हायर एजुकेशन के लिए जो है से जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हायर सेकेंडरी के लिए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये जो डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा वो जैसे ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है यहाँ पे क्या हुआ है समझिएगा थोड़ा सा। ये सब तो मैं बात कर दिया। प्राइमरी स्कूल में देखिएगा तो जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो हुआ 88.56% था, जो कि बढ़कर 92.4% हो गया। उसके बाद वहीं पे मिडिल स्कूल में 37.56% था, जो कि 83.14% हो गया। और हाई +2 यानी कि जो हाई स्कूल है और उसके बाद 10+2 है, उसमें 13.5% जो है बढ़कर 60.63 से जो है परसेंट हो गया। तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो का ये जो लेटेस्ट डेटा है आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, कि 92.4% हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 83.14% हो गया है, और यहाँ पे 60.60% हो गया रिस्पेक्टिवली प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे अभी पूछे कि सबसे ज़्यादा जो है से ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है से कम किस में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कम तो किस में है, तो ये जो है आपको अभी भी देखने को मिलेगी कि जो +2 हाई स्कूल है उसमें सबसे कम देखने को मिलेगा, ठीक है, 60.60% है। और सबसे अधिक देखने को मिलेगा आपको प्राइमरी स्कूल पर। लेकिन क्या होता है कि शुरू तो सब कोई अपने बच्चा को पढ़ाना चाहता है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनमें भी जो है कमियां है, ये भी डेटा आप लोग थोड़ा सा देखते चलिएगा। तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या है डेटा, ठीक है, टीचर स्टूडेंट का जो है रेशियो थोड़ा कम हुआ है तो अच्छी बात है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी एजुकेशन डे अभी मना रहे थे, तो इससे रिलेटेड भी एक जो है न्यूज निकल कर आ रहा था। तो GR का डेटा यहाँ से याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा, और PDF आप लोग रिविजन करते चलेगा कि क्या क्या रेशियो है। एग्जाम में छपेगा तो फिर बोलिएगा नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो क्वेश्चन यहाँ से छप जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं जो झरिया मास्टर प्लान थे, ठीक है, झरिया जो मास्टर प्लान है उससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल है, न्यूज बोलिए आर्टिकल मत बोलिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि झरिया मास्टर प्लान जो है लाया गया था 2025 में, सेंटर के द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो आखिर क्या है, तो कैबिनेट का अप्रूवल इसको मिला है जून 2025 में ही। ये क्या करता है कि आप लोग को पता होगा, न्यूज में सुनते होंगे कि झरिया में जो है आग लगा है, ठीक है, धनबाद में आग लगा है, जो कोल माइंस है उनको ब्लास्ट करने के लिए जैसे आग जलाया जाता है, तो उसमें अंदर अंदर देखिएगा तो जमीन के अंदर जो है आग लग जाता है, जिसके चलते वहाँ पे अगर राख बन जाएगा, जमीन कहीं कहीं धंस भी जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देखिएगा तो किसी का घर है, अचानक से घर धंस गया, सोचिए कि क्या सिचुएशन आपके मतलब आप पर आएगा। तीसरा का प्रॉब्लम है रिहेबिलिटेशन है, जो अफेक्टेड फैमिली है झरिया कोलफील्ड में, उससे रिलेटेड यह बात करता है, ठीक है। क्या करना है, और जो फायर है उसको टैकल करना है, जो जमीन जगह जगह पे धंस रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, लोगों को जो है जो अफेक्टेड फैमिली है उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जाना है। यहाँ पे झरिया कोलफील्ड के बारे में बात कर रहा था। तो दिस इज बेसिकली झरिया मास्टर प्लान 2025 अबाउट, समझिएगा इसका टोटल जो इसका कॉस्ट रखा गया है। ऐसे तो काम कुछ चीज़ आप लोग करने जा रहे हैं तो फ्री का तो होगा नहीं, ये लेक्चर आपको फ्री में तो मिल नहीं रहा है, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया है, नेट इंटरनेट जो है खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तब जाकर लेक्चर आपको यह मिल रहा है। और मेरे एंड से भी जैसे बहुत ज़्यादा एफर्ट इस पर लगाया जा रहा है, रात रात बैठकर जैसे लेक्चर बनाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, डिकोड किया जाता है, अपलोड किया जाता है, इंटरनेट खर्चा होता है, तो बहुत सारा चीज़ है। तो कोई भी प्लान को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो 5,940.47 जो है करोड़ रुपया जो है इसके लिए एलोकेट किया गया है। तो याद देखिएगा इस पर इतना खर्चा होने वाला है, जो कि इंप्लीमेंटेशन होगा फेज वाइज मैनर में, कि कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है उससे जो है मतलब मोस्ट वल्नरेबल साइड, मतलब जहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है भाई झरिया मास्टर प्लान का, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा जगह पर जो है आग लगा हुआ है, तो उसको जो है बुझाने की बात किया जा रहा है। जो जमीन जहाँ पे धंस गया है अफेक्टेड एरिया में उसको मैनेज करने के बारे में बात करते हैं, लोगों को रिहेबिलिटेट करना है फैमिली को, जो ठीक है जो कि अनसेफ जोन में रह रहे हैं, और
जो रिहेबिलिटेशन होगा उसको फोकस क्या क्या किया जाएगा समझिएगा। ठीक है, तो इसको किया जाएगा लाइवलीहुड जनरेशन के लिए। ठीक है, लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, हाँ, यानी कि यहाँ से अगर किसी को ले जा रहे हैं तो क्या हो, अच्छे से उन लोग रह सके, जीवन यापन अच्छे से कर सके, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेसिस यानी कि जोड़ रहेगा। और सस्टेनेबल रीसेटलमेंट होना चाहिए, यानी किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उसको जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है रिलोकेशन के बाद उसको जो है से प्रोवाइड कराना है। ऐसा पता चला कि लोगों को जैसे रिलोकेट कर दिया और कुछ उन लोगों को प्रोवाइड नहीं करा है, फिर प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो नहीं होगा। तो उसके लिए भी प्लान यहाँ पे है कि लाइवलीहुड सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ओके। लाइवलीहुड में क्या होगा कि जो है लाइवलीहुड ग्रांट जो है 1 लाख रुपया पर फैमिली को दिया जाएगा और क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। कोई पैसा अगर कहीं से लेना चाहते हैं तो 3 लाख रुपया तक आप लोग ले सकते हैं इंस्टीट्यूशनल चैनल के थ्रू। बाकी लीगल टाइटल होल्डर एंड नॉन लीगल टाइटल होल्डर जो है वो भी जो है दो इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा और 3 लाख रुपया आप लोग क्रेडिट ले सकते हैं इंस्टीट्यूशनल चैनल से। इलीगल टाइटल होल्डर क्या है समझिएगा, मतलब मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसका झरिया में अपना जमीन जायदाद है, तो लीगल जो है टाइटल होल्डर होगा कि मेरे पास जो है संपत्ति है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि लीगल टाइटल होल्डर नहीं है फिर भी रह रहे हैं। जैसे हमारे गांव में देखिएगा तो एक मुसहर समुदाय होते हैं, जो कि मेरे गांव में देखिएगा तो पहाड़ लोग पर रहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आने वाले दिन में उस पहाड़ को जो है सरकार ले लेती है, कुछ ग्रेफाइट निकालती है, जो कि पलामू में ग्रेफाइट है, तो अगर ग्रेफाइट निकालते हैं तो उन लोग को रिलोकेट करना होगा। तो घर तो बनाकर उन लोग रह रहे हैं, लेकिन उन लोग के पास तो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा नहीं, लीगल राइट तो होगा नहीं कि जैसे ये जमीन मेरा है, ऐसे ही रह रहा है। तो अगर उन लोग को यानी कि जो नॉन लीगल नॉन टाइटल होल्डर जो फैमिली है उनको भी जो है पैसा मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, लाइवलीहुड सपोर्ट मिलेगा पैसे से भी और यहाँ पे दोनों तरह से। ठीक है, तो दोनों को यह लाभ मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा कि लोग यहाँ से रिलोकेट करके दिए, पैसा दे दिए, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या कोई अगर 10 लाख रुपया दे देगा तो जीवन चला जाएगा? 10 लाख रुपया जो है आप लोग 1 महीना के अंदर जो है खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, अपने सुख सुविधाओं को पाने में, उसके बाद फिर से वही का वही हाल हो जाएगा। तो लोगों को जब तक स्किल नहीं मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तब तक जो है रिलोकेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, पता चला कि लोग पहले वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे थे, वहाँ से आप लोग रिकॉर्ड कर दिए तो जमीन वमीन तो वहाँ पे चला गया उन लोग का, तो कैसे जो है उन लोग जीवन यापन करेगा? तो उसके लिए कुछ तो आपको प्लान बनाकर चलना पड़ेगा। तो स्किल प्रोवाइड कराइए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कीजिए इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कीजिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म सेफ लाइन्स के बारे में। ठीक है, यानी कि ऐसा काम उन लोग को सिखाइए ताकि लंबे समय तक उन लोग के साथ रहे, काम उन लोग कर सके। ठीक है, इसके आप लोग मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से जैसे संपर्क कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं उन लोग को स्किल प्रोवाइड कराने के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना होगा। ठीक है, विस्तृत स्तर पर आपको डेवलपमेंट करना होगा, रिसेटलमेंट करना होगा। ठीक है, और इसेंशियल एमिनिटी भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जैसे सड़क अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, वाटर सप्लाई है, सीवरेज सिस्टम सही से होना चाहिए, स्कूल्स देना होगा। पता लगा रिकॉर्ड कर दिए लेकिन ये सब एमिनिटी नहीं है, तो स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल्स और सारी चीज़ जो है आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होने चाहिए और अदर पब्लिक फैसिलिटी जो कि लोगों को एक जगह पर रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है, सब आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, सब रिवाइज जेएमपी में लिखा हुआ था। अब यहाँ पे झरिया अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट जो है रिहेबिलिटेशन फंड भी यहाँ पे बनेगा, जो कि क्या करेगा, लाइवलीहुड ओरिएंटेड एक्टिविटी को जो है यह प्रमोट करेगा और एंटरप्रेन्योरशिप को जो है यह सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, जो लोग हो जाएंगे, यानी कि कोई आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कोई भी धंधा लगाना चाहते हैं, तो इसमें जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। अप्रोच एंड विजन इसका क्या है, तो यही है कि जो ह्यूमन एंड इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उसको जो है इंश्योर करें, अच्छे से लोगों को जैसे रिलोकेट किया जा सके ताकि किसी को प्रॉब्लम देखने को न मिले। इन्वायरमेंटल सेफ्टी, सोशल वेलफेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है माइनिंग अफेक्टेड एरिया को जो है हम लोग अचीव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकें। तो ये सब पर्पस था झरिया मास्टर प्लान के बारे में। तो अच्छे समय का होंगे, एक अच्छा आपको नोट्स मिल जाएगा अगर आंसर राइटिंग कीजिएगा तो, कि झरिया पुनर्वास योजना क्या है। 24 जून को, 24 या एग्जैक्ट मुझे डेट पता नहीं है, 24-25 जून को जो देखिएगा तो एक आर्टिकल जो है पीआईबी के द्वारा कवर किया गया था 2025 में, पीआईबी के द्वारा। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये जो है प्लान है। ठीक है, अभी इसका सीईओ की नियुक्ति होने वाला है, तो ये न्यूज़ में आपको आने दिन में देखने को मिलते रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रीलिम्स मेंस समय क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है। तो झरिया पुनर्वास योजना को लेकर अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। झरिया जो है इंपॉर्टेंट कोलफील्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये रहा धनबाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको झरिया देखने को मिलेगा। और इधर रानीगंज है ना पश्चिम बंगाल में, दोनों कोलफील्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। धनबाद का जो झरिया है वह जो है झारखंड का सबसे बड़ा कोलफील्ड है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ कर्णपुरा आता है ना, नॉर्थ कर्णपुरा। ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। धनबाद की स्थापना 1956 में किया गया था। ओके, इतना सब चीज़ देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया। अभी आपको पता होगा जो घाटशिला में है
उपचुनाव जो है से यहाँ पे होने के लिए जो है से वोटिंग हुआ था। 13 प्रत्याशी जो है से यहाँ पे मैदान में है, तो इस रिलेटेड जो है से न्यूज निकल कर आ रहा था। कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पुनः बता देता हूँ। घाटशिला जो है से एक इंपॉर्टेंट प्लेस देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम में, और घाटशिला किसके लिए फेमस है, तो ये जो है से कॉपर के लिए फेमस है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा देखिए न्यूज़पेपर आप लोग पढ़िएगा ना, तो आपका ना जो बोलते हैं ना कि मल्टी डायमेंशनली इंप्रूवमेंट होगा, तो मल्टी डायमेंशनल जैसा इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा जो है कॉपर माइन जैसे न्यूज में था। आगे होगा, ठीक है, इसी का आगे था। तो यहाँ पे देखिएगा मुसाबनी खादान देखने को मिलेगा, सुरदा माइंस देखने को मिला, कहीं पे होगा, कहीं पे देख लीजिएगा, जो कि एचसीएल अपलोड करती है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो इस रिलेटेड जैसे कुछ कुछ न्यूज निकल कर आ रहा था। देखिए आप लोग पाथेर पंचाली का नाम सुने होंगे, ठीक है, पाथेर पंचाली। तो पाथेर पंचाली को जो है से स्क्रीन पर फेमस करने वाले पर्सन थे सत्यजीत रे। लेकिन क्या ओरिजिनली आपको पता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया था? ये तो फिल्म थे, निर्देशक थे, वो डायरेक्टर थे, आप लोग पढ़े होंगे। इसका जो साहित्यकार थे उनका नाम था विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो इसका रचना आपको घाटशिला में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, पाथेर पंचाली का। इस पर थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया रखिएगा। देखिए यहाँ पे सुरदा माइंस आया ना, तो देखिए न्यूज में आते रहेगा, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, तो आपका काफ़ी कनेक्टिविटी बना रहेगा प्लेस के साथ भी, बहुत सारा चीज़ का ऐसे ही जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। सोनरेखा नदी के तट पर है, सब डाउट आपको नहीं होगा कोई भी चीज़, अगर न्यूज़पेपर अच्छे से देखते चलिएगा तो। और डिस्कशन जो है आप लोग डेली सुनिए, लोगों को शेयर भी कीजिए, मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूँ। 2-3 दिन के इंटरवल में बोलिए 2-3 दिन के उपरांत जो है इस लेक्चर को आपको मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। वो काफ़ी अच्छे से जा रहा है, धीरे धीरे और आपका इम्प्रूव्ड वर्जन देखने को मिल जाएगा। अभी तो बस शुरुआत है। तो देख लीजिएगा, यही है ईसी भूम, यहीं पे, जो कि इधर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ जो है सीमा साझा करता है, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए एक 3 पर्सन को साहित्यिक पुरस्कार मिला है, क्या क्या मिला है समझिएगा। यहाँ पे जयपाल जूलियस हन्ना साहित्यिक अवार्ड का समापन हुआ मोराबादी में 2025 में। तो एक पर्सन है कहराय कुडाडा, ठीक है, कुद्दा। तो इनको जो है जमशेदपुर पर्सन है निबंध, ठीक है, निबंध लेखन के लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया। एक है सोनी रुमचू, आंध्र प्रदेश की पर्सनालिटी है, इनको कविता संग्रह के लिए अवार्ड दिया गया। एक मनोज मुर्मू है साहेबगंज के, संथाली कविता के लिए इनका अवार्ड मिला। तो 3 को जो है साहित्यिक पुरस्कार मिला है। क्या नाम है उसका? जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य अवार्ड। तीनों पर्सन के बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है निकल कर आ रहा था। कासराय को दादा, सोनी रुमचू और मनोज मुर्मू, ठीक है। ओके, बस इतना ही रखिएगा। देखिए झारखंड स्थापना दिवस जब यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं, अभी सिल्वर जुबली है, 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो अलग अलग जो है प्रोग्राम देखने को मिलेगा। देखिए रांची से बोला जा रहा है कि 25 जो है साइकिलिस्ट यानी कि साइकिल चालक जो है उली हाथों यानी कि खुट्टी जाएंगे। यहाँ पे 25 ही क्यों जा रहे हैं भाई? देखिए रांची से जब खुट्टी लोग जाएंगे, 25 पर्सन जाएंगे, टोटल यात्रा कितना करेंगे? 45 जो है 145 किलोमीटर करेंगे। 3 दिन का ये यात्रा होने वाला है, ठीक ना। 45 किलोमीटर 37 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 65 और 37 102, बाकी बचा 43 किलोमीटर। तो 43 किलोमीटर तीसरा दिन जैसे यात्रा किया जाएगा, उसके बाद इन लोग जो है रांची लौट आएंगे। तो यहाँ से लोग जब जाएंगे 25 लोग, तो लोग जानेंगे कि हमारा जो है 25 जो है झारखंड स्थापना दिवस का 25 जो है 25 वर्ष जो है हो चुका है, ठीक है। तो लोग जो है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और जो है गर्व महसूस करेंगे, ठीक है, कि हम लोग 25 साल जो है पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब गर्व की बात है, बहुत सारा चीज़ हमने अचीव किया है 25 सालों में और बहुत सारा अचीव करना भी है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या होकर आता है। तो ये सब न्यूज में था, देख लीजिएगा। इस रिलेटेड कुछ और न्यूज है। तो आप लोग पढ़े होंगे सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार आपके द्वार। तो ये भी जो है शुरू होने वाला है आपका 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो इसका डेट आप लोग स्पेसिफिक याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे डाला हूँ। 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। तो क्वेश्चन आपका अगर जेपीसी में दे देगा कि 2025 में सरकार आपके द्वार जो प्रोग्राम था वह कब से कब तक चलाया गया, तो क्या आंसर होगा आपका? ये सब क्वेश्चन टफ बन जाएगा, तो सब न्यूज में रहता है। तो थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया लेकर चलिए कि क्या यह चल रहा है। पहली बार सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार आपके द्वार जो है कब शुरू किया गया था? जेएमएम के द्वारा, याद रखिएगा, इसी पार्टी का है। और 11 से 29 नवंबर तक अलग अलग समारोह देखने को मिलेगा। न्यूज में आते रहेगा चीज, तो मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा। देखिए रन फॉर झारखंड का भी जैसा आयोजन किया गया था ना, ये भी याद रखिएगा। रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया था, और ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था? मोराबादी स्थित बापू वाटिका से लेकर सैनिक मार्केट तक
4.25 किलोमीटर का यह जो है टोटल जो है यात्रा था। तो रन फॉर झारखंड में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया था, कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था, बस इसमें आप लोग इतना याद रखिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रहेगा न्यूज में उसको ना हाईलाइट कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जो अलग अलग जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट है वो मनमानी जो है फीस जो है वसूल करते हैं। तो उसके लिए झारखंड में जो है एक विधेयक लाया गया है, बिल, जो कि अब एक्ट बन चुका है, क्योंकि मंगलवार यानी कि 11 तारीख होगा उस दिन, 11 नवंबर 2025 को जैसे यह बिल बन चुका है। बिल का नाम क्या है समझिएगा, झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनिमय विधेयक। अंग्रेजी में अगर पढ़िएगा तो इसको झारखंड कॉमर्शियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फी रेगुलेशन एक्ट 2025 के नाम से जाना जाएगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो बहुत पैसा लिया जाता था, आजकल तो देखिएगा जो प्राइवेट स्कूल हैं लो लेवल तक 50-50 हज़ार रुपया जो है तक आपको लग जाएगा एडमिशन कराने से। पहले तो लगेगा नहीं, पैर भी लगाना पड़ेगा कि भाई एडमिशन नहीं हो रहा है। ये सब ना सब चाल होता है कि एडमिशन नहीं हो रहा है, सीट ही नहीं है भाई, सीट ही नहीं है। और क्या होगा कि आप 50,000 रुपये दीजिए फिर एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसे चलता है, तो ये सब देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ और आ रहा था कि जो शिक्षक हैं और गौर शैक्षणिक कर्मी हैं उनको 2 साल का जो है से चाइल्ड केयर लीव भी दिया जाएगा। तो सब कुछ निकल कर आ रहा था। तो विधेयक के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। नकल कसने की बात यहाँ पे किया जा रहा है, जो व्यावसायिक संस्थान मनमानी रूप से फीस वसूल करते हैं उससे रिलेटेड। अब देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है से एक मतलब आया था आदेश कि कोई भी सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, पहले तो बोला गया था कि जो दफ्तर है सब है वहाँ से हटा दीजिए, लेकिन अब बोला गया कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ से सारा जो है कुत्ते को आपको हटा देना है और अलग जगह इन लोगों को रिलोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि मान लेते हैं कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँ और वहाँ पे 4 कुत्ते या 2 कुत्ते जो है से लगे हुए हैं। तो मुझे जो है से बुखार लगा था तो गया था मैं बुखार की दवा कराने, और कुत्ते ने मुझे काट लिया और मुझे जैसे अब 14 इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, वैसे अब 14 इंजेक्शन नहीं लगता है, अब एक ही इंजेक्शन में हो जाता है। तो करने में कुछ और गया था और कर में कुछ रहा हूँ। और भी पब्लिक प्लेस पर लोग जाते हैं काम करवाने और कुत्ते से कटवा कर चले आते हैं। तो बहुत सारा जैसे प्रॉब्लम निकल कर आ रहा था, जिसके चलते जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो है गाइडलाइन निकल कर आया था यहाँ पे कि सारा प्लेस से जैसे कुत्तों बिल्ली को आप लोग को हटा देना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो झारखंड सरकार भी इसमें हरकत में आ गई है। यहाँ पे देख लीजिए कि राज्य में जितने भी पालतू कुत्ते बिल्ली हैं, नगर निकाय, जो कि झारखंड में कितने नगर निकाय हैं, 50 नगर निकाय हैं, बताया था ना आपको। 9 इसमें नगर निगम है, 20 नगर परिषद, 20 नगर पंचायत और 1 नोटिफाइड एरिया कमेटी, टोटल 50 आ जाता है। तो सबको जैसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो जो नगर पालिका अधिनियम, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 है उसके तहत जैसे कार्रवाई आपको हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पे दिया गया है, नागरिक को 100 रुपये 1000 व्यवसाय के लिए, ठीक है। तो सब कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पे नगर पालिका से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 2011 में झारखंड नगर पालिका जो है अधिनियम यहाँ पे आया था, ठीक है। अगर नगर पालिका के बारे में बात कीजिएगा तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, 2 चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था और 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए जो है 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके लिए पार्ट 9 ऐड किया गया था, ठीक है। और इसके लिए जो है पार्ट 9A ऐड किया गया था संविधान में, 9A। ये जो है आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है, इसके बारे में याद रखिएगा, 243 से 243। और टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे पंचायत वाला मैं बात कर रहा हूँ। और म्यूनिसिपैलिटी वाला में बात कीजिएगा तो 9A में जो है आर्टिकल 243O से लेकर 243ZG तक जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। और इसमें टोटल जो है 18 सब्जेक्ट टोटल इसमें देखने को मिलेगा म्यूनिसिपैलिटी वाला में। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, पार्ट 9 और पार्ट 9A था। आर्टिकल याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में बन चुका है। कितने सब्जेक्ट हैं ये भी बन जाता है, ठीक है। इसके बारे में आइडिया रखिएगा। पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं जरा ये बताइएगा क्वेश्चन। ये सब कुछ चीज़ें हैं, याद रखिएगा। कुछ स्टैटिक पोर्शन में याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज। तो 24वां झारखंड पेडिकॉन 2025 और मांझी में आयोजित हुआ, तो उसमें सुनीता जो कात्यायनी है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झार्जर मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया था 24 दिसंबर 2021 को, ये न्यूज में था इसीलिए यहाँ पे डाल दिया गया है। बाकी झारखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है रमा खलको, ठीक है। 12 से 28 नवंबर तक रक्तदान शिविर का झारखंड में आयोजन किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि झारखंड में रक्तदान शिविर का आयोजन कब तक किया गया था, तो 12 से 28 नवंबर तक। झारखंड खेल नीति 2022, ठीक है, यह आया था 2023 में, इसको लागू किया गया था ना, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए जैसे लाभकारी सिद्ध हो रहा था। झारखंड की पहली खेल नीति जो है 2007 में आई थी, याद रखिएगा। लेटेस्ट 2022 में है। तो लेटेस्ट खेल नीति कौन सी है, 2022 में। और इसे देखिएगा तो बहुत सारे लोगों को जो है लाभ भी मिलता है। खेल नीति में क्या क्या होता है, सब सरकार जो है अलग अलग चीज़ प्रोवाइड कराती है। पहले तो इंसेंटिव देती है,
कि पैसा कोई देती है। जैसे खेल वजीफा योजना भी झारखंड में आप लोग सुने होंगे कि सरकार जो है पैसा देती है, खिलाड़ी अपना ठीक है थोड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट हो जाएगा तो अपना खेल को अच्छे से लेकर चल सकेंगे। खेल के लिए ग्राउंड जो है मतलब प्रोवाइड कराया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है झारखंड से निकल कर आते हैं। और झारखंड जैसे अपना लोहा किस में मनवाया है, तो लोहा हम लोग हॉकी के फील्ड में मनवाए हैं झारखंड का, ठीक है। क्रिकेट में भी लोहा है भाई, MS धोनी जी यहीं से निकल कर आते हैं। और JSCA जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका भी काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है, अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्रेडल ऑफ हॉकी सिमडेगा को बोला जाता है, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ से निकल कर आते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, देखिए इससे क्वेश्चन यहाँ पे बनने का चांस है। जो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है राय प्रखंड है, रांची में 18 प्रखंड में से एक प्रखंड है, तो उसमें जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है घोषित छठा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ स्कूल जो कि शैक्षणिक श्रेणी में दिया गया था, वो संयुक्त रूप से तीसरा स्थान इसको मिला था। तो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, इस बारे में याद रखिएगा। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और धीरज जो बुम्मा देवरा है वो सब तीरंदाज यानी कि आर्चरी के प्लेयर, इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अगर देख लीजिएगा DPITT के द्वारा एक जारी हुआ था बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसको BRAP बोलते हैं, 2024 में झारखंड को टॉप अचीवर का अवार्ड जिसमें दिया गया है। तो झारखंड पर्यटन में 100 ड्राइवर जो है पर्यटकों का प्रशिक्षित मार्गदर्शक बनेंगे, गाइड देखने को मिलेंगे, ये सब न्यूज में आ रहा था, ठीक है। 100 ड्राइवर गाइड बनेंगे, गाइड का होना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी ट्रेवल करने जाते हैं तो गाइड होना बहुत जरूरी है। अभी मैं तवांग गया था तो बिना गाइड के भाई नहीं हो पाता है, बहुत सारा चीज़ है जो पहली बार कहीं पे जाएंगे तो दुर्घटना हो सकता है, फिर बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी आपको नहीं होगा, तो गाइड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खासकर आप लोग अगर चुटुपाली घाटी में जाते हैं तो, या फिर नेतरहाट में घूमने जाते हैं तो, ये सब जगह पर गाइड का होना बिल्कुल जरूरी है। अब जैसे JPC कॉर्नर में देख लेते हैं कि किस वर्ष भारत ने किस टीम को हराकर 2023 का महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का जैसे खिताब जीता था। तो उसमें हम लोग जापान को हराए थे ना, 4-0 से हराए थे 2023 में, ठीक है, याद रखिएगा। और उस समय जो रखा गया था, जूही रखा गया था ना, इसका मस्कट 2024 का देख लीजिएगा, यही याद कर रहा था। 2024 में जो मस्कट रखा गया था वो गुड़िया को रखा गया था, और ये जो है राजगीर बिहार में हुआ था। यहाँ पे भी जो है हम लोग इस इवेंट को जीत लिए थे ना, महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में भी जीते और 2024 में भी जीते। 2023 वाला रांची में हुआ था, ठीक है, 2024 वाला राजगीर में हुआ, और इसमें चाइना को हम लोग हराए थे 1-1 से, ठीक है। फिर क्या हुआ 2025 में हांगजू चाइना में यह इवेंट हुआ, इसी इवेंट में चाइना ने हमको 4-1 से पटक दिया और यह ट्रॉफी अपने हाथ ले लिया। तो सिल्वर मेडल जैसे झारखंड मतलब भारत के पास आया 2025 में। तो भी याद रखिएगा, तीनों के बारे में झारखंड का बता दिया, जूही था उसमें। दीपक मंडल जी का संबंध किसे थे, फुटबॉल के प्लेयर है, झारखंड में नोटेबल प्लेयर है, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, JPC में क्वेश्चन पूछा गया था सारा। अब देखते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो ये पता होगा COP30 सम्मेलन चल रहा है कहाँ पे, बेलन में, ठीक है, बेलन याद रखिएगा, बेलन से याद रखिएगा। ये प्लेस आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा, तो वहीं पे COP30 हो रहा है। COP30 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि जलवायु परिवर्तन पर बात करता है। इस पर थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, दुनिया भर के लोग जो है यहाँ पे जुड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही उटपटांग टाइप का हरकत करते हुए नजर आते हैं। अभी H1B वीज़ा जो कि अमेरिका में रोजगार देता है लोगों को के लिए वीज़ा होता है, तो उससे रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ये भी याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हम लोग मतलब बात क्या किया जाता है कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है, वैश्विक जो तापमान है, उसको जो है 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस जो सब तक फिक्स कर देना है। क्योंकि तापमान जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो बहुत सारे जो आप लोग देखते हैं जो तटीय सिटी हैं यानी कि जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो सब जैसे डूब जाएंगे। जैसे हमारा मुंबई अगर डूब जाएगा तो क्या होगा, केरला डूब जाएगा तो क्या होगा, ये सब जो है जो समुद्र के निकट होते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, तो बहुत सारा सिटी जो है डूब जाएगा। तो इसलिए बात होता है, थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा। अमेरिका इसका विरोध कर रहा है, बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है भाई, जो है इन्वायरमेंट अपने आप को खुद से ठीक करती है, ठीक है। उस आदमी का ना सर फोड़ दो और उसको छोड़ दो, बोलो कि खुद ठीक हो जाएगा, ऐसा बात यह करता है, ठीक है, देख लीजिएगा। और इसमें भी बात किया जाता है कि इन्वायरमेंट के लिए तो सबको मतलब इन्वायरमेंट को तो सबको बर्बाद किया है अपना डेवलपमेंट के लिए। देखिएगा तो जो विकसित देश हो चुके हैं वो जैसे ज़्यादा बर्बाद किए हैं, और वे जैसे अभी जो है यहाँ पे हाथ अपना खींच रहे हैं। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। जो लोग इन्वायरमेंट को बर्बाद किए हैं उनको जैसे साथ में खड़ा होना चाहिए। इसमें पैसा भी लगेगा, कैसे इन्वायरमेंट को हम लोग को ठीक करना है।
इंडिया रैंक्स 9th आउट ऑफ द 10 मोस्ट अफेक्टेड नेशन इन जर्मन वाच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो अभी जर्मन वाच जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया था CRI 2026 उसका डेटा, तो उसमें इंडिया को 9वां रैंक मिला है। थोड़ा सा याद रखिएगा, COP30 के साथ साथ ये भी डेटा निकल कर आ रहा था। बोला जा रहा था 1995 से लेकर 2024 तक भारत जो है बहुत ज़्यादा मार झेला भाई, ठीक है। चक्रवात ने लपेटा इसको, लू आया, सूखा आया, अल नीनो ला नीना का इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे। तो जैसे सूखा और लू के लिए जैसे होता है, सूखा लू या फिर ज़्यादा बारिश के लिए अल नीनो और ला नीना पढ़े होंगे। चक्रवात अभी पता होगा, मोन्था चक्रवात आया था जो कभी काफ़ी तबाही मचाया था। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर झारखंड में कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा था, जो कि बारिश ज़्यादा होने से बहुत सारा धान का फसल जो है हैम्पर हो रहा है। मोन्था चक्रवात का नाम थाईलैंड ने दिया है 2025 का, इसको याद रखिएगा। उत्तरी हिंद महासागर में यह उठा था ना, याद रखिएगा। अब देखिए पाकिस्तान में एक संविधान संशोधन किया जा रहा था, तो ज़्यादा इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। पड़ोसी के घर में ज़्यादा झांकना नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, संविधान में 27वां संविधान संशोधन किया जा रहा था और आर्टिकल 243 में जो है इसमें संशोधन देखने को मिला, ठीक है। 27वां संविधान संशोधन और आर्टिकल 243 में संशोधन मिला। इसमें क्या था ना कि अगर इसमें संशोधन होता है तो एक नया पोस्ट जो है सृजित होगा, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बोला जा रहा है ना। तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को पूरा पावर दे दिया जाएगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, ठीक है। सारा का जो है इसको कमांड मिल जाएगा। तो बोला जा रहा था, इसको लेकर विरोध भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई सुनेगा ही नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट का कोई सुनेगा नहीं। ये सारा जो है पावर अपने हाथ में ले लेगा इंसान और अपने हिसाब से जो है चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो तानाशाह बन जाएगा, जिसके चलते जो अपोजिशन है, जिसका काम ही होता है अपोज करना, तो इसको लेकर अपोज कर रही थी। तो इतना सा थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा। 27वें संविधान में संशोधन किया जा रहा है, आर्टिकल 243 में संशोधन हो रहा था, जिसके चलते एक नया पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बोल रहा था, जो कि ऑल पावरफुल रहेगा, ठीक है, जिस चलते इसको विरोध हो रहा था। पाकिस्तान के बारे में देखिएगा तो कैपिटल तो आपको पता होगा इस्लामाबाद है, ओके। और पाकिस्तान में जैसे हमारा संसद का जो निम्न सदन उच्च सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा जिस तरह से बोलते हैं, तो उसका जो निम्न सदन है उसको नेशनल असेंबली बोला जाता है और जो उच्च सदन है उसको जो है सीनेट बोला जाता है। थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा, ठीक है। सब न्यूज में आते तो क्वेश्चन थोड़े बन सकते हैं भाई। नेशनल गेम, नेशनल फ्रूट्स, नेशनल फ्लावर्स, नेशनल एनिमल, ये सब पाकिस्तान के बारे में आप लोग नोट्स में लिख दीजिएगा। PDF डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे डाल दूंगा। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज में निकल कर आता है कि यहाँ पे जो है दिल्ली का हवा जो है और ज़्यादा खराब हो रहा है। और अब देखिएगा तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है में देखिएगा तो इसका डेटा और ज़्यादा जो है खतरनाक होते जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो 370 जो है पहुँच गया था, 370 पहुँच गया था, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है क्या क्या बोलता है कि अगर 0 से लेकर 50 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो गुड है, पर 51 से लेकर 100 तक सेटिस्फैक्ट्री है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ईटानगर में, मैं कल चेक कर रहा था तो 124 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा था, तो मॉडरेट है, यहाँ भी उतना अच्छा नहीं है। 201 से लेकर 300 पुअर होता है, 300 से 400 तक जो है वेरी पुअर है, और 401 से अगर 500 में है तो ये तो सीवियर कैटेगरी में, हजार्डस कैटेगरी में है। तो 370 यहाँ पे बात किया जा रहा था। तो ये जो बहुत ही खराब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब देखने को मिलेगा दिल्ली में। तो दिल्ली का हवा काफ़ी ज़्यादा जो है खराब हो चुका है, और जब दिवाली का समय आता है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक साइंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ कि अभी जो है एक स्मोक है, ठीक है, कि स्मोक जो है आप लोग ले रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन स्मोक के साथ जब फॉग मिल जाएगा, अभी ठंडी का टाइम आ रहा है तो फॉग तो गिरेगा, तो स्मोक प्लस जो है फॉग मिलेगा तो एक सब्सटेंस बनता है जिसको स्मोक के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? स्मोक। ये भी जैसे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसको 1974 में बनाया गया था वाटर एक्ट के तहत, ठीक है। वाटर एक्ट जो 1974 है उसके तहत जो इसको बनाया गया था, लेकिन इसको जो पावर मिलता है ना, पावर मिलता है वो जो है एयर एक्ट 1981 से मिलता है। समझ में आया क्या बोला? इसको बनाया गया था जल एक्ट के तहत, वाटर एक्ट के तहत 1974 का, लेकिन इसको जो पावर मिलता है वह एयर एक्ट के तहत मिलता है, ठीक है, एयर एक्ट 1981 का। थोड़ा बहुत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में याद रखिएगा। बाकी ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो एनजीटी भी आप लोग याद रखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये भी सुमोटो एक्शन लेता है अगर किस तरह से इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आता है। तो एनजीटी का अपना 2010 में किया गया था। आर्टिकल 21 से इसका जो है प्रोविजन निकाला गया है ना, राइट टू लाइफ एंड जो है पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो अगर हवा ही सही नहीं रहेगा तो कैसे आपको जो है राइट टू लाइफ प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो एनजीटी बात करता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश था विश्व में जो कि एनजीटी को फॉर्म किया था।
अब देखिए इसके चलते एक इंपॉर्टेंट काम भी कराया जाता है। दिल्ली में बोला जा रहा था कि 2-3 करोड़ रुपया जैसे बर्बाद कर दिया दिल्ली वालों ने, ठीक है, हमारा टैक्स का मनी बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे जो है क्लाउड सीडिंग होता है कि क्लाउड में हम लोग सीड डालते हैं, और सीड किसका होता है, तो सिल्वर आयोडाइड EGI होता है। तो याद रखिएगा जब आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का जब इसमें प्रयोग किया जाता है तो जो यहाँ पे एयर मॉइस्चर होते हैं वो धीरे धीरे कंडेंस होते जाते हैं, और कंडेंस होकर जो है धीरे धीरे वर्षा के रूप में जमीन पर गिरने लगते हैं, जिसको हम लोग जैसे क्लाउड सीडिंग के नाम से, मतलब इसको फिर आर्टिफिशियल रेन बोला जाएगा। ये सब देख सकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पोल्यूशन है, ठीक है, वो सब धीरे धीरे जैसे जमीन में आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे तो आप लोग एयर को साफ कर दिए, लेकिन जब एयर में इतनी सारा जैसे जहरीले गैसें, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब है, तो नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब जो है बनेगा जब जो है एसिड रेन होगा, और ये सब किस पर इम्पैक्ट करेगा, तो ये सब जमीन को इम्पैक्ट करेगा, प्लांट्स को इम्पैक्ट करेगा, एक्वेटिक लाइफ को हैम्पर करेगा, जिससे बोल सकते हैं कि अगर पॉल्यूशन है तो नुकसानदेह है, किसी तरह से उसको आप लोग खत्म फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कि अगर धागा एक बार टूट गया तो फिर गांठ लग जाएगा, सीधा हुआ नहीं होने वाला है, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। RSS की स्थापना का अभी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो न्यूज में था 1925 में, 27 सितंबर 1925 का स्थापना किया गया था केशव बलिराम हेडगेवार नागपुर में, ठीक है। 2025 में शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि इसके संस्थापक कौन थे, तो लगेगा स्टैटिक क्वेश्चन है, ये न्यूज में था भाई। ISS विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप जो कि काहिरा मिस्र में हुआ, सम्राट राणा हरियाणा के एक प्लेयर हैं, वो स्वर्ण पदक जीते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और इसी स्पर्धा का कांस्य पदक भी जो है भारत के ही पर्सनालिटी जीते, इनके बारे में भी याद रखिएगा। भारत का UPI प्रणाली को एडॉप्ट करने वाला विश्व का 9वां देश बना है मलेशिया, ठीक है। कैपिटल कोलालमपुर, करेंसी रिंगिट। भारत बोल रहा है कि जो कार्बन सघनता है उसमें 45% कमी लाएगा 2030 तक, जिससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के बारे में बात कर रहे हैं। भारत नेट स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य अभी पंजाब बना है, और पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि जिसमें राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 1951 में, इसको भी याद रखिएगा, आर्टिकल 356। तो भारत नेट स्कीम बेसिकली क्या है बता देता हूं कि भारत नेट स्कीम के तहत इसके चप्पे चप्पे पर इंटरनेट से आप लोग निगरानी रख सकते हैं, खासकर बॉर्डर एरिया पे बात करता है कि निगरानी रख सकते हैं देश से कहीं से भी, तो ये भारत नेट स्कीम है। तो उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आकाश कुमार चौधरी हैं मेघालय के, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 8 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बने, विश्व के एकमात्र प्लेयर बने हैं, और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ये लगाए थे ना, ध्यान रखिएगा, पहले बल्लेबाज हैं। और इसे इनसे रिलेटेड देख लीजिएगा, 11 गेंदों में जिसे 68 ये जड़ दिए थे, ठीक है, 8 छक्का 48, तो ऐसा ही हो गया। का को डॉट बॉल खेले होंगे, बाकी 1-2 रन ले लिए होंगे, हो गया 50। 12 गेंदों में 50 जड़ने का जैसे रिकॉर्ड था वेन व्हाइट के नाम पर, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा गया था 2012 का। थोड़ा बहुत याद रखिएगा, विश्व के एकमात्र बने हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आकाश कुमार चौधरी मेघालय से खेलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एलेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एलेना रायबकीना एक कजाकिस्तान के प्लेयर हैं, ये WTA फाइनल से खिताब अभी जीती हैं, ठीक है, 2025 रियाद में हुआ। आर्याना सबालेंका जो कि नंबर 1 प्लेयर है अभी तो टेनिस में, तो उनको हराकर जीता गया है। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025 में इंडिया को मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा। नालसा डे हम लोग 9 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल लीगल सर्विस डे होता है, जो कि 1978 में इसका स्थापना किया गया था, और बाद में झालसा का स्थापना भी किया गया था, JHALCA, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का दोनों है। तो 9 नवंबर को नालसा डे भी मनाया जाता है, इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। अब देखिए ट्यूनीशिया क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ट्यूनीशिया किस देश में है, तो ये अफ्रीका महादेश में देखने को मिलेगा, अफ्रीका कंटिनेंट में देखने को मिलेगा। अगर मैप में आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, कैपिटल इसका ट्यूनिस है, करेंसी ट्यूनिस दिनार है, TND इसका करेंसी कोड है। एक बार JCC के एग्जाम में श्रीलंका का जो है से करेंसी कोड पूछ दिया था, ठीक है, श्रीलंका का, बताइएगा जरा। करंट प्रेसिडेंट यहाँ के ट्यूनीशिया के काइस सैयद देखने को मिलेंगे। ये रहा आपका इंडिया। यहाँ पे जाइएगा तो जो मेडिटेरेनियन सी है उसके साथ बॉर्डर लगता हुआ नजर आएगा ट्यूनीशिया का, बड़ा करके देखिएगा तो ये रहा ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया के बारे में देख लीजिएगा, ये रहा ट्यूनीशिया, इधर इसका मेडिटेरेनियन सी है, इधर आपको सहारा डिजर्ट दक्षिण में देखने को मिल जाएगा, इधर आपको लीबिया है और इधर अल्जीरिया देखने को मिलेगा। तो ये रहा टोटल ट्यूनीशिया का लोकेशन, और इधर मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है, और उसके बाद इधर जाइएगा तो रेड सी देखने को मिलेगा। और इसको एक इंपॉर्टेंट कैनल ऐड करता है जिसको बोलते हैं सुएज कैनाल, ठीक है, सुएज कैनाल, जिसको 1869 में बनाया गया था, ओपन किया गया था। ये सारा डिजिट इधर दक्षिण देखने को मिलेगा, सहारा डिजिट देखिएगा तो विश्व का सबसे बड़ा डिजिट देखने को मिलेगा। 11 जो है ये कंट्री में फैला हुआ है सहारा ना, जिसमें एक ट्यूनीशिया भी आता है। मैप में दिखा दिया, डिटेल में सारा बात कर दिया। ट्यूनीशिया क्यों न्यूज में था, पता था कि 48 मजदूरों को यहाँ से निकाला गया था जो कि झारखंड के थे, जो कि फंस गए थे। अब देखते हैं झारखंड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 का डेटा क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा।
अगर टोटल फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करिए झारखंड में 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 29.81 जो है जियोग्राफिकल एरिया का है। जियोग्राफिकल एरिया कितना है तो 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर 79.70 लाख हेक्टेयर बोल सकते हैं, या फिर 30,778 स्क्वायर माइल्स बोल सकते हैं। तो उसका जितना जियोग्राफिकल एरिया है उसका 29.81% पर फॉरेस्ट है झारखंड में। ठीक है, डेटा याद रखिएगा, पहले 29.62 था, फिर 71 हुआ, अभी 81 हो गया है। तो पुराना डेटा को भूल जाइएगा, 2023 का यह डेटा है। तो 21 से 23 में देखिएगा तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ था 44.64 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 23,721 स्क्वायर किलोमीटर से 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया होगा। 0.05 ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कितना ग्रोथ बढ़ा है पिछले साल से 2021 से 2023 तक, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। 0.05% ग्रोथ हुआ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट देखिएगा, ये सब डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, 34.3 स्क्वायर किलोमीटर है, बढ़ा है। उस पर जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है इतना बढ़ा है 47.92 स्क्वायर किलोमीटर, अब इतना हो गया है। उसके बाद ओपन जो फॉरेस्ट है वो 58.26 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, और 11,489.44 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। ये सब कुछ देख लीजिएगा, थोड़ा सा डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जीपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक फॉरेस्ट झारखंड पूछेगा तो कहाँ पे है, तो वेस्ट सिंहभूम में है, 3,377.69 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट है। जबकि सबसे कम आपको देखने को मिलेगा जामताड़ा में, मात्र 107.49 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर फॉरेस्ट परसेंटेज की बारे में बात कीजिएगा तो लातेहार में सबसे अधिक है 55.54%, जबकि सबसे कम जामताड़ा में ही है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, फॉरेस्ट टोटल पूछेगा सबसे अधिक कहाँ, वेस्ट सिंहभूम में, लेकिन परसेंटेज में पूछेगा तो लातेहार याद रखिएगा, मिनिमम में दोनों सेम है जामताड़ा, तो याद रखने में दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, इंडिया में थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई, बात कर लेते हैं। इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बारे में बात कीजिएगा तो 25.17% है ना, 25.17%। और डेटा देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है भारत का। ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है हम लोग, टॉप पे रसिया बैठा हुआ है। अब देखिए नालसा के बारे में डिस्कस में किया था, दूसरे क्वेश्चन है, फ्री लीगल सर्विस एड एंड इक्वल जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर आर्टिकल 21। तो जो फ्री लीगल सर्विस एड है वह किसका पार्ट है, जरा बताइएगा, संविधान में कहाँ जो है इसके बारे में मेंशन किया गया है। बाकी डिटेल में डिस्कस करूँगा, वहाँ पे नालसा और झालसा को भी मैं साथ में डिस्कस कर दूंगा। तो टोटल डिस्कशन आज का कैसा लगा जरूर बताइएगा, लेक्चर को आप लोग दूसरों के साथ शेयर कीजिए और फीडबैक भी देते चलिएगा कि क्या कुछ चेंज चाहते हैं। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम से कनेक्ट आप लोग जरूर रहिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।